अब हमारा आ जाएगा फेफड़ा, लंग्स के बारे में हम लोग जानते हैं। कह रहा है कि यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है जिसकी संख्या 2 होती है। हमारा लंग्स जो होता है, फेफड़ा जो होता है जिसको हम फुफ्फुस कहते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक आपका ये लंग्स हो गया, एक क्या हो जाएगा? दूसरा लंग्स हो जाएगा। एक राइट हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। फिर आगे है कि दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। जो राइट साइड का जो फेफड़ा होता है ना, जो राइट साइड का फेफड़ा होता है, वो बाएं साइड से थोड़ा सा क्या होता है? बड़ा होता है। इसके पीछे रीजन ये होता है, इसके पीछे रीजन ये होता है कि इसके पीछे का रीजन ये होता है कि आपका जो बाएं फेफड़ा होता है, लेफ्ट जो होता है ना, उस साइड में हमारा हार्ट जो होता है ना, थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर हार्ट आप देख रहे हैं कि दो फेफड़ा के बीच में क्या चीज है? हार्ट है। तो ये हार्ट जो होता है ना, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका हुआ है, जिसके चलते ये वाला लेफ्ट साइड जो होता है ना, थोड़ा सा छोटा होता है और राइट साइड का होता है? बड़ा होता है। तो आपसे पूछा जाए कि हमारे फेफड़े का दोनों साइड मतलब दोनों फेफड़ा जो होता है वो साइज में बराबर होता है क्या? तो नहीं, राइट साइड वाला थोड़ा सा बड़ा होता है और लेफ्ट साइड वाला क्या होता है? छोटा होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि हमारा हार्ट जो दोनों फेफड़े के बीच में होता है, जहाँ जो यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, ये हार्ट हो गया। कौन सी हो गई? ये वाला, ये हार्ट हो गया। आगे हम लोग डिटेल्स में हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये हार्ट जो होता है दोनों फेफड़े के बीच में होता है और हल्का सा एक साइड में क्या होता है? झुका हुआ। तो मतलब लेफ्ट साइड में क्या होता है? झुका हुआ होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारा हार्ट किस साइड में होता है? लेफ्ट साइड में। एक्चुअली लेफ्ट साइड में नहीं होता, सेंटर में होता है। कहाँ पर होता है? सेंटर में। लेकिन ये वाला भाग थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका हुआ रहता है, जिसके चलते हम लोग बोलते हैं कि हमारा हार्ट किस साइड में होता है? लेफ्ट साइड में। वो लेफ्ट साइड नहीं होता है, बिल्कुल क्या होता है? सेंटर में होता है। उसका नीचे वाला जो पोर्शन होता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, हल्का सा लेफ्ट साइड में झुका हुआ रहता है। इसीलिए जनरली हम लोग बोलते हैं कि हमारा हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड में क्या होता है? होता है। ठीक है। और जिसके कारण हमारा एक साइड का जो लंग्स होता है बड़ा होता है, दूसरे साइड का क्या होता है? छोटा होता है। फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। दाएं फेफड़े में 3 पालियां, 3 लोब्स तथा बाएं फेफड़े में 2 पालियां होती है, क्योंकि हार्ट थोड़ा सा बाईं ओर क्या होता है? झुका रहता है। हमारा फेफड़ा जो होता है, लंग्स जो होता है ना, वो कुछ पार्ट्स में बटा होता है ताकि हमारा सुचारू रूप से श्वसन की क्रिया हो सके। जैसे यहाँ पर राइट साइड में देख रहे हो आप लोग, ये 3 पार्ट में बटा होता है, जबकि ये वाला 2 पार्ट में बटा होता है। जैसे यहाँ पर देख लो, ये चीज, ये हो गया अपना अपर लूप्स। क्या कहलाएगा? अपर लूप्स हो गया। फिर यहाँ से आप देख रहे हो, ये नीचे वाला जो हो जाएगा ना, इसके नीचे वाला ये वाला, ये आपका हो जाएगा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो है ना, ये मिड लूप हो जाएगा। और इसके नीचे वाला जो है ना, ये वाला, ये लोअर लूप हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारा फेफड़ा, दाएं फेफड़े में कितने लोब्स होते हैं? कितनी पालियां होती है? 3 पालियां में बटा होता है, 3 लूप्स में बटा होता है। याद रहेगा ना। और जबकि बाएं साइड कितने लूप्स में? मात्र 2। इसके पीछे का रीजन आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये बड़ा होता है, क्या होता है? छोटा। इसमें 2 होता है, एक अपर होता है, एक क्या होता है? लोअर होता है। ये क्यों होता है? तो यहाँ पर हम लिख दिए, यह विभाजन फेफड़े के कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए होता है, ताकि हमारा फेफड़ा एक अच्छी तरह से काम करे, है कि नहीं, और सही तरह से श्वसन की प्रक्रिया हो। यही कारण है कि ये लूप्स में बटा होता है, पालिया में क्या होता है? बटा होता है। कोई दिक्कत इसमें? फेफड़ा कितना होता है? 2। लेफ्ट राइट, राइट वाला क्या होता है? बड़ा, लेफ्ट वाला क्या होता है? छोटा। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि हमारा हार्ट जो होता है दोनों फेफड़े के बीच में होता है, तो एक साइड में झुका हुआ होता है, जिसके चलते एक साइड छोटा होता है, बाकी क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है। और हमारा राइट साइड का जो फेफड़ा होता है, उसमें 3 पालियां होती है, 3 लूप्स में बटा हुआ था, अपर, मिडिल और लोअर। इसमें 2 साइड, अपर और लोअर। कोई दिक्कत? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा फेफड़ा अच्छी तरह से कार्य कर सके, उसकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, श्वसन की प्रक्रिया ठीक रूप से सुचारू से चल सके, इसके लिए ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा सिस्टम होता है। नेक्स्ट हमारा है कुपिका, जिसको हम एल्वियोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वियोली, कुपिका। करा श्वसनिका के सिरे पर अंगूर जैसी संरचना होती है, जिसको हम कुपिका या वायुकोश कहते हैं, जैसे एल्वियोली भी कहते हैं। मतलब जो हम सांस लेते हैं ना, तो वायु जो जाता है ना, वो इसी में जाकर के स्टोर होता है।
ये देख रहे हो वाला, ये वाला आपका हो गया श्वसनी। कौन सी हो गया? ये आपका हो गया श्वसनी। ये जो देख रहे हैं ना, ये श्वसनी हो गया। क्या हो गया? श्वसनी। और आगे जाकर के ब्रांच में फूटा हुआ रहता है, अंदर जाता है हमारा, क्योंकि ये सभी जो है ना हमारा फेफड़े के अंदर एक प्रक्रिया होता है। जैसे आप देख रहे हो, ये कौन सी हो गया? श्वास नली। ये कौन सी हो गया? श्वसनी। ये कौन सी हो गया? श्वसनी। ये आपका लंग्स के अंदर ये वाला जाकर विभाजन होता है, ये वाला। ठीक है। और ये श्वसनी जो होता है, जिसको हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। ये श्वसनी आगे जाकर के भिन्न भिन्न ब्रांच में बटा हुआ रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? श्वसनी का ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल। ये श्वसनिका जो होता है ना, ये अंगूर के जैसा गुच्छा होता है। इसी अंगूर के जैसा गुच्छा जो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये आप अंगूर के जैसा जो गुच्छा आप देख रहे हो, इसी को हम बोलते हैं कुपिका वायुकोश, या इसी को एल्वियोली बोलते हैं। और इसी में जाकर के हमारा वायु जो होता है, एयर जो होता है, जाकर क्या होता है? स्टोर होता है। कहाँ पर होता है? वायु कोश में, कुपिका में स्टोर होता है। तो आपसे कोई पूछे, जो हम सांस लेते हैं और जो वायु होता है वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो कहाँ पर स्टोर होता है? कुपिका में। कहाँ पर स्टोर होता है? कुपिका में, वायु कोश में जाकर के, एल्वियोली में जाकर के स्टोर हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, चलिए। कुपिकाओं की कुल गुच्छों की संख्या लगभग 30 से 40 करोड़ होता है। ये जो गुच्छा आप देख रहे हो ना, ये वाला गुच्छा, इसकी संख्या लगभग 30 से 40 करोड़ होता है। अब अनुमान लगा लो, ये गुच्छा जो आप देख रहे हो वाला, ये यहाँ पर आप देख रहे हो, ये गुच्छा जो होता है ना, ये यहाँ पर आप देख रहे हो, ये गुच्छा जो होता है ना, इसकी संख्या 30 से 40 करोड़ के आसपास होता है। कितना? 30 से 40 करोड़ के आसपास होता है। ठीक है। कुल कुपिकाओं का क्षेत्रफल लगभग 80 मीटर स्क्वायर होता है, जो हमारे बॉडी के पूरे क्षेत्रफल से कहीं ज्यादा है। कुपिकाओं का क्षेत्रफल एरिया निकाल दिया जाए तो उसका एरिया अप्रोक्स 80 मीटर स्क्वायर होता है, जो लगभग हमारे बॉडी के जो क्षेत्रफल उससे कहीं ज्यादा होता है, उससे कहीं ज्यादा होता है। अब वो कहाँ है? कहाँ होता है? वो हमारे फेफड़े में मौजूद होता है, जहाँ पर वायु जाकर के स्टोर होता है। वायु जाकर के स्टोर होता है। कुपिका के ऊपर रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा होता है, जो बहुत पतला होती है, जिससे गैसों का विसरण आसानी से होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये एक कुपिका हो गया। कौन सी हो गया? कुपिका। ये एक कुपिका हो गया। तो देख रहे हो आप यहाँ पर कुपिका में, यहाँ के इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर नसों का जाल बिछा होता है। रक्त कोशिकाओं का क्या होता है? जाल बिछा हुआ होता है। मतलब ऐसे समझो आप कि आपके पास एक गेंद हो। कौन सी हो? गेंद हो। और उस गेंद के ऊपर आप ऐसे धागा लपेट दो, पूरे साइड से धागा लपेट दो, तो धागा जो है ना, ये रक्त कोशिका है। मतलब ये नस है, जिसमें क्या होता है? ब्लड दौड़ता है। तो कुछ इस तरह का सिस्टम आपका होता है, किसमें? कुपिका के अंदर होता है। गेंद आपका कुपिका हो गया, और उसके चारों ओर जो धागा लपेटोगे ना, वो आपका रक्त कोशिका हो गया। इसी कोशिका में हमारा ब्लड जो होता है ना, दौड़ते रहता है। ब्लड क्या होता है? दौड़ते रहता है, जो आपको यहाँ पर क्या हुआ है? दिखाया गया, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ठीक है। और ये बहुत पतला होता है। क्या होता है? बहुत पतला। पतला होने के पीछे रीजन ये होता है कि आसानी से गैसों का विसरण हो सके, क्योंकि आपका कुपिका के अंदर तो वायु भरा हुआ है। कुपिका के अंदर क्या भरा हुआ है? वायु। और इसके ऊपर जो है ना, नसों का जाल है, जिसपे ब्लड दौड़ रहा है। ब्लड क्या हो रहा है? दौड़ रहा है। तो पतला होने से फायदा ये हो जाता है कि इसमें का जो वायु है, वो वायु जो है ना, विसरण द्वारा ये आकर के ब्लड में क्या हो जाता है? मिल जाता है। अब वही नस यदि मोटा रहेगा तो फिर विसरण सही से नहीं हो पाएगा। विसरण का मतलब क्या होता है? घुल मिल जाना। विसरण का मतलब क्या होता है? घुल मिल जाना। जैसे आप एक बोतल ले लो, एक गिलास ले लो, उसमें आप क्या करोगे? थोड़ा सा दूध रख दो और उसमें थोड़ा सा आप इंक डाल दो, तो देखो तुरंत आपस में क्या हो जाएगा? घुल मिल जाएगा। इस तरह से घुल मिल जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विसरण। तो उसी तरह से ये एल्वियोली में जो होता है, कुपिका में जो होता है, ये वायु आकर के स्टोर हुआ है। इसके चारों ओर कौन सी है? रक्त कोशिकाओं का जाल है। तो रक्त कोशिकाओं में होता कौन सी है कि वायु कोश से वायु जो होता है ना, आकर के क्या हो जाता है? मिल जाता है। अब ब्लड में मिलता है, और ये ब्लड जो होता है ना, उस वायु को, वायु मतलब
जो ऑक्सीजन है उसको क्या करता है, कोशिका में लेकर के चला जाता है, कोशिका में लेकर के चला जाता है। तो जो और वहां से जो होता है कोशिका से CO2 लेकर फिर ब्लड क्या हो जाता है, आ जाता है, और फिर विसरण की सहायता से इस वायु को उसको क्या करता है, दे देता है, और यहाँ से फिर हमारे नासा द्वार के द्वारा CO2 क्या हो जाता है, निकल जाता है, CO2 निकल जाता है। यहाँ पर अब जो ब्लड मतलब ऑक्सीजन जिस ब्लड के साथ आकर के मिलता है, ऑक्सीजन आकर के मिलता है, तो वो ब्लड जो होता है थोड़ा सा ब्राइट होता है, चमकीला होता है। और CO2 जिस ब्लड, जैसे कोशिका में CO2 बना, तो CO2 जब ब्लड लेकर के आता है तो वो ब्लड जो होता है ना थोड़ा सा डीप होता है। कौन सी होता है, डीप होता है, दोनों में अंतर होता है। तो CO2 वाला ब्लड क्या होता है, डीप होता है, CO2 वाला ब्लड क्या होता है, और ऑक्सीजन वाला ब्लड क्या होता है, चमकीला, लाइट होता है, ब्राइटनेस होता है उसमें। तो इस तरह से हम लोग जनरली क्या करते हैं कि मतलब आपको दिखाने के लिए रेड जो होता है ना, रेड जहां पर हम लोग ब्लड को सूचित करते हैं तो वो ऑक्सीजन युक्त हमको दिखाते हैं, और ब्लू से जो दिखाते हैं ना वो CO2 युक्त ब्लड होता है दिखाने के लिए, क्योंकि हमको अब रेड में ब्राइट है या थोड़ा सा डीप है ये पता नहीं चल पाएगा। तो इस चीज को समझने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, रेड से दिखाएंगे ब्लड को तो समझ जाना वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, और जहां पर ब्लू से आपको दिखाया जाएगा वो आपको समझना है कौन सी है, CO2 युक्त ब्लड है, CO2 युक्त ब्लड है। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत इसमें? तुपकाओं की संख्या कितना, 30 से 40 करोड़, 30 से 40 करोड़। उसके अलावा इसका एरिया कितना होता है, जो हमारे बॉडी के एरिया से कौन सी होता है, तुपका में होता क्या चीज है, तुपका में क्या होता है, वायु आकर के स्टोर होता है, स्टोर रूम हो गया एक तरह से, वो क्या हो गया, स्टोर रूम। किस चीज का स्टोर होता है, वायु का। किस चीज का स्टोर होता है, वायु का। अब यहाँ पर आ गया डायफ्राम, क्या चीज, ये वाला चीज जो देख रहे हो ना, ये वाला चीज, ये वाला जो आप देख रहे हो ये डायफ्राम है। कौन सी है, ये जो है ना ये आपका डायफ्राम है। इसी डायफ्राम के ऊपर जो होता है ना हमारा लंग्स टिका हुआ रहता है, इसी डायफ्राम के ऊपर हमारा लंग्स जो होता है टिका हुआ रहता है, याद रहेगा। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। यह फेफड़े को आधार प्रदान करती है, मतलब फेफड़ा हमारा इसी प्रकार रहता है, टिका हुआ रहता है, सपोर्ट करता है, क्या करता है, सपोर्ट। आगे देखते हैं और भी बहुत सारा कार्य है इसका। यह लचीली परंतु मजबूत होती है। अब ऐसा नहीं कि ये पूरा जो है ना स्ट्रॉन्ग हड्डी का ऐसे कुछ बोन का बना हुआ रहता, नहीं, ये स्ट्रॉन्ग तो होता है लेकिन लचीला होता है, मतलब ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे क्या हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है। डायफ्राम के ऊपर और नीचे होने से ही वायु फेफड़े के अंदर या बाहर जाती है। अब डायफ्राम क्या होगा, ये डायफ्राम ऐसे हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा कि फेफड़े को धक्का दे रहा है, तो धक्का देगा ना तो इसके अंदर जो वायु भरा रहेगा वो निकल करके बाहर चला जाएगा। अब फिर हमारा जब ऐसे होगा ना तो फिर ये फेफड़ा फैलेगा, ऐसे होगा तो क्या होगा, फैलेगा, तो फैलेगा इसका मतलब इसके अंदर खाली जगह बनेगा, तो ये वायु जो है ना अंदर आकर के स्टोर होगा। तो ये फेफड़ा का काम कौन सी है, वायु को बाहर निकालना और फिर वायु का स्टोर करना। ये किसके चलते होता है, डायफ्राम के चलते। किसके चलते होता है, डायफ्राम के चलते। डायफ्राम जब ऐसे होगा तो इसका मतलब ये हमारा फेफड़ा थोड़ा सा सिकुड़ेगा, क्या होगा, इसके ऊपर दबाव पड़ेगा, तो दबाव बढ़ेगा तो इसके अंदर जो एयर होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब वही फेफड़ा हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा, सॉरी डायफ्राम हमारा ऐसे हो जाएगा, तो फेफड़ा का एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तो बढ़ेगा इसका मतलब इसके अंदर खाली जगह बढ़ जाएगा, तो फिर ये वायु जो है ना आकर के क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। आगे हम डिटेल्स में आपको जस्ट बताते हैं कि कैसे कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि डायफ्राम ऊपर होने से वायु फेफड़े से क्या होता है, बाहर, ऊपर होने से मतलब ऐसे होगा तो बाहर हो जाएगा, और डायफ्राम नीचे होने से वायु फेफड़े क्या होता है, अंदर आता है, क्या होता है, अंदर आता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मानव श्वसन तंत्र की क्रिया विधि, जैसा कि हम पोषण में पढ़ चुके हैं कि पोषण जो होता है, जैसे हम भोजन करते हैं तो वो भिन्न भिन्न क्या कहते हैं उसको, कई सारे प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमने भोजन कर लिया एक ही बार में जाकर के पच गया, वैसा तो नहीं होता ना। हम लोग भोजन करते क्या करते हैं, जब भोजन करते हैं, जैसे पोषण में हम आपको पढ़ा चुके हैं डिटेल्स में, जब हम लोग भोजन करते हैं तो पहले मुंह में जाता है,
तो वहां से लार ग्रंथियों से एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके माल्टोज में बदल देता है। उसके बाद से कहा जाता है भोजन हमारा चला जाता है अमाशय में। कहा जाता है तो अमाशय में जो होता है क्या होता है उसमें उसमें बोलिए क्या होता है उसमें जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है जो भोजन को और पचाने में क्या करता है काम करता है, बैक्टीरिया को मारता है, बहुत सारा प्रोसेस से गुजरता है। उसके बाद से छोटी आंत में जाता है तो छोटी आंत में जाने के बाद से उसका पूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत के किस भाग में? इलियम में। छोटी आंत के किस भाग में? इलियम में जा करके उसका पूर्ण क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। और वहां से भोजन से बिल्कुल पोषक पदार्थ अलग हो जाते हैं और फिर ब्लड की सहायता से कहाँ पहुंचा दिए जाते हैं? कोशिका में। और जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बड़ी आंत में चला जाता है, वहां से गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो भिन्न भिन्न चरण से उसको गुजरना पड़ता है। इसी तरह से जब हम श्वसन सांस लेते हैं ना तो इसको भी कई सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो वही प्रोसेस यहाँ पर लिखा गया है कि मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि वर्किंग ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यह क्रियाविधि निम्नलिखित चरणों में पूरा होती है। जैसे यहाँ पर एक एक करके आपको समझाया गया। पहला अंतः श्वसन जिसको हम लोग निश्वसन या इंस्पायरेशन भी या इंस्पिरेशन भी कहते हैं। इंस्पिरेशन का मतलब इन का मतलब इंग्लिश वर्ड से याद रखोगे याद हो जाएगा। अंत इन का मतलब अंदर प्रवेश करना, इन का मतलब प्रवेश करना। कह वातावरण से वायु का फेफड़े में प्रवेश करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतः श्वसन। तो सबसे पहले वायु जो होता है ना वो प्रवेश करता है, नासा द्वार के द्वारा क्या करता है? प्रवेश करता है। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या चीज? अंतः श्वसन। तो पहला काम क्या होता है? अंतः श्वसन। श्वसन प्रक्रिया का पहला स्टेप क्या चीज है? अंतः श्वसन मतलब वायु को अंदर लेना। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अंतः श्वसन। इंस्पायरेशन मतलब अंदर आना, अंदर आना। अब अंदर आने के बाद से क्या होता है? अब ध्यान से समझो। डायफ्राम नीचे की ओर जाता है। ये वायु जो है ना हमारे बॉडी का अंदर तभी आएगा जब हमारा डायफ्राम जो है ना वो ऐसे होगा। ऐसे होने से फायदा क्या होता है? ध्यान से देखो, ये हो गया अंतः श्वसन। ये डायफ्राम कुछ हमारा ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे होने से फायदा क्या होता है कि इसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। डायफ्राम नीचे की ओर जाता है, सीने की पसलियां फैलती है। सीने की पसलियां क्या होती है? फैलती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे पसलियां जो है ना क्या होती है? फैलती है। इस तरह से पसलियां क्या होती है? फैलती है। फिर कह रहा है कि फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है जिससे अंदर का दाब घट जाता है और वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब देखो जब श्वसन की क्रिया करते हैं अंतः श्वसन में क्या होता है? ये डायफ्राम हमारा जो होता है ना वो डायफ्राम हमारा जो ऐसे मान लो पहले था तो वो ऐसे हो जाता है, नीचे की ओर हो जाता है। तो नीचे की ओर होता है ना तो ये फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है। तो आयतन बढ़ने का मतलब होता है इसके अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, दबाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पहले तो ऐसे था ना तो इसके ऊपर दबाव था, अब ये धीरे धीरे ऐसे हो रहा है तो इसके ऊपर दबाव क्या हो रहा है? घट रहा है। और आप जानते हैं कि यहाँ तक सपोज मान लो कि ये आपका फेफड़ा हो गया, लॉन्ग्स हो गया। यहाँ तक जो है ना ये आपका श्वास नली या जो भी श्वसनी है या श्वसनिका, यहाँ तक आपका वायु आया हुआ है। यहाँ तक कौन सी आया है? वायु। तो वायु यहाँ तक आया हुआ है तो वायु भी हमारे ऊपर दबाव डालता है, सब कोई जानता है। वायु जो होता है ना हमारे ऊपर क्या होता है? दबाव डालता है। और और यहाँ पर आपका जो है ना ये डायफ्राम हो गया। कौन सी हो गया? ये डायफ्राम हो गया। तो डायफ्राम जब नीचे आता है ना तो इसका आयतन बढ़ता है मतलब इसके ऊपर दबाव घट जाता है। एक्चुअली पहले क्या था? पहले इसके ऊपर दबाव था तो इसका प्रेशर ज्यादा था और वायु का प्रेशर कम था जिसके चलते वायु बाहर निकल रहा था। अब ये डायफ्राम आपका ऐसा हो गया तो इसके अंदर का आयतन कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आयतन बढ़ने का मतलब इसके अंदर का दबाव कम हो जाएगा। तो दबाव कम होगा, ऊपर से दबाव तो उतना ही है तो ऊपर का दबाव ज्यादा हो जाएगा, नीचे का दबाव कौन सी हो जाएगा? कम। तो इसका मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो इसका मतलब क्या होगा कि वायु अब अंदर आना क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। मान लो दो व्यक्ति है, ऐसे दोनों एक दूसरे का ऐसे बल लगाए हुए, ऐसे इधर से धक्का दे रहा है, इधर से धक्का दे रहा है, दोनों बराबर बल लगा रहा है। तो बराबर बल लगाएगा तो फिक्स हो जाएगा, यहीं पर रहेगा। अब मान लो इसका बल कम हो गया, इसका बल उतना ही है, इसका बल कम हो गया तो स्वाभाविक इधर की तरफ हो जाएगा ये, नहीं होगा? अच्छा,
इसका बल यदि कम हो गया, इसका बल ज्यादा हो गया तो इस साइड में झुकेगा, इस साइड में जाएगा वो। तो ऐसे ही कुछ हमारा होता है। जब डायफ्राम नीचे की तरफ आता है ना, डायफ्राम पहले ऐसे था, तो जब नीचे की तरफ आता है ना तो इसके अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, अब वायु का प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा। तो फिर ये वायु हमारे फेफड़ा में आना क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। क्या होता है, चालू हो जाता है। और इसका कोश में, वायु कोश में वायु भरना कौन सी होता है, चालू हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अंतर श्वसन। और वायु श्वसन में ठीक इसके विपरीत होता है। वायु श्वसन में कौन सी होता है, अब ये हमारा ये जो ऐसे जो हो गया था हमारा डायफ्राम, वो अब ऐसे हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐसे। तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या पड़ता है, दबाव। तो दबाव पड़ता है, इसका दबाव पड़ने का मतलब इसके अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और ऊपर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम रहेगा। ऊपर का प्रेशर क्या रहेगा, कम हो जाएगा। और इसका प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसका तो फिक्स है ना, ये तो उतना ही रहेगा। इसका प्रेशर बढ़ गया तो स्वाभाविक ऊपर वाले का वायु का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिर इसका हाई प्रेशर है, ऊपर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। तो फिर वायु निकलना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो इस तरह से वायु श्वसन में क्या होता है कि हमारा डायफ्राम जो होता है ना ऊपर की ओर जाता है, जिसके चलते इसके अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है और वायु का प्रेशर कम हो जाता है, तो वायु बाहर निकलना चालू हो जाता है। अंतर श्वसन में क्या होता है कि हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाता है, जिसके चलते इसके अंदर का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और बढ़ने का मतलब इसका प्रेशर कम हो जाता है, ऊपर वाले का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा, जिसके चलते वायु क्या हो जाता है, अंदर आता है। तो वायु अंदर आना अंतर श्वसन, वायु बाहर जाना वायु श्वसन। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं ब्रीथिंग, सांस लेना। क्या बोलते हैं, सांस लेना। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। वायु आना, वायु का बाहर जाना, वायु का अंदर आना, वायु का बाहर जाना। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो एग्जाम में आए तो लिख सकते हैं ना, ये अंतर, ये जो होगा इसका सेम विपरीत यहाँ पर कौन सी है, इसका होगा, वायु श्वसन का होगा एक्सपीरिएशन। एक्सपीरिएशन, एक्सपीरिएशन है, एक्सपीरिएशन लिखना। आगे बढ़ा जाए, बोलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है ये नॉलेज के लिए, कौन चीज के लिए, नॉलेज के लिए। ये सब कंपटीशन में पूछता है, एग्जाम में तो संभवतः बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछेगा, बाई जो कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया, किसी को याद रखिएगा। जो हम वायु लेते हैं ना, तो वायु में बहुत सारा गैसों का मिश्रण होता है। तो जो वायु हमारे बॉडी के अंदर आता है, फेफड़े के अंदर मतलब वायु कोश में स्टोर होता है, तो उसमें नाइट्रोजन जो होता है 78.09% होता है। ऑक्सीजन की परसेंटेज कितना होता है, 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 0.03%। जो हम वायु लेते हैं तो वायु जो होता है गैसों का मिश्रण होता है। गैसों क्या होता है, मिश्रण होता है। तो गैसों के मिश्रण में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, ऑक्सीजन कितना, और CO2 0.03%। तो ये सभी हमारे वायु कोश के अंदर आते हैं, ठीक है। और जब हम छोड़ते हैं तब क्या होता है, तो ध्यान से देखो, जब छोड़ते हैं तो क्या होता है, जितना नाइट्रोजन आया उतना नाइट्रोजन बाहर चला गया। तो जितना नाइट्रोजन आपका आया उतना नाइट्रोजन हम छोड़ देते हैं। मतलब हो गया कि वायु कोश से रक्त कोशिका में नाइट्रोजन नहीं जाता है। जितना हम लिए उतना क्या किए, छोड़ दिए, जितना आया उतना निकल गया। इसका मतलब नाइट्रोजन जो होता है वो हमारे ब्लड में जाकर के नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ऑक्सीजन हमने कितना लिया और छोड़ा कितना, इसका मतलब हो गया कि 4% कम हो गया। इसका मतलब जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो टोटल ऑक्सीजन जो होता है ब्लड से नहीं मिलता है, उसका 4% ऑक्सीजन जो होता है कहाँ पर चला जाता है, ब्लड में जाकर के मिल जाता है, ब्लड में जाकर के। आगे हम पढ़ेंगे कि इस ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, क्यों ऑक्सीजन कम हो गया, इस चीज को हम लोग आगे जस्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल इतना याद रखना कि लेते कितना है और छोड़ते कितना है। तो फिर 4% का क्या हुआ, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो 4% का हुआ होगा। अच्छा, CO2 लेते कितना है और छोड़ते कितना है, तो लिया इतना, तो ये 4% कहाँ से आ गया, जबकि हमने लिया था वायु से, कितना हमको मिला
हमने छोड़ा कितना, तो कहीं ना कहीं CO2 हमारे बॉडी के अंदर बन रहा है, बॉडी के अंदर बन रहा है, तब तो हम 4% छोड़े। इस चीज को भी हम लोग समझेंगे कि आखिर इसकी परसेंटेज बढ़ क्यों गया और ऑक्सीजन का परसेंटेज घट क्यों गया, जबकि नाइट्रोजन का परसेंटेज सेम है। इसका मतलब कि मेन श्वसन में मेन जो तमाशा है, खेल है, वो ऑक्सीजन और CO2 का ही है। किसका है? ऑक्सीजन और CO2 का ही है। लिया कुछ और, छोड़ा कुछ और, लिया कुछ और, छोड़ा कुछ और। सांस द्वारा लगभग प्रतिदिन 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। प्रतिदिन क्या निकलता है? कितना? लगभग आधा लीटर हम पानी जो है ना, सांस के रूप में श्वसन प्रक्रिया के दौरान हमारा शरीर से बाहर निकलता है। अब आप आधा लीटर 1 लीटर पानी पी रहे हो, तो सोचो बॉडी को तो आधा लीटर ऐसे ही बाहर निकाल दे रहा है, बाहर निकाल। लेकिन फिर भी रासायनिक क्रिया जो होता है तो कुछ जल बनता है, जल बनता है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को या मैनेज करके क्या करता है, रखता है। इसलिए पानी को थोड़ा सा, हाँ, ऐसा ना कि दिन भर में आधा लीटर पानी पियो। चलिए नेक्स्ट, गैसों का शरीर में परिवहन, गैसों का अंतर श्वसन, बाह्य श्वसन। अब हम बात करते हैं गैसों का शरीर में परिवहन। शरीर में परिवहन मतलब गैसें हमारे बॉडी के अंदर, मतलब कोशिका तक कैसे जाता है, कैसे जाता है। अभी तो हमने ये देखा कि वायु हमारे कोशिका में जाता है और फिर वायु जो होता है, वायु को से क्या होता है, बाहर निकलता है। अब ये हमारे ये ब्लड में कैसे जाकर के मिलता है, उस प्रक्रिया को अब हम समझते हैं। इसी को हम बोलते हैं गैसों का शरीर में क्या होता है, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस इन आवर बॉडी। चलो देखते हैं। ऑक्सीजन का फेफड़ों से शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचना तथा CO2 का पुनः फेफड़ों तक आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैसों का परिवहन कहते हैं। गैसों का परिवहन का डिफिनीशन क्या होगा? ऑक्सीजन का कहाँ तक? ऑक्सीजन का फेफड़ों से शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचना। हमारे वायु को सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ा ना आता, वायु होता है, तो वो बात नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि ऑक्सीजन का फेफड़े से शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचना, मतलब ऑक्सीजन को लेकर के ब्लड जो होता है ना, वो कोशिका तक पहुंचाता है और वहां से CO2 को फिर फेफड़ा में लाता है। इसी तरह इन गैसों का जो परिवहन है, फेफड़ा से ऑक्सीजन को ले जाना कोशिका तक और कोशिका से CO2 को लाना, तो गैस के इस परिवहन को, ट्रांसपोर्टेशन को जो है हम कहते हैं गैसों का क्या चीज, परिवहन। गैसों का परिवहन क्या हो गया? ऑक्सीजन का फेफड़ा से कोशिका तक ले जाना तथा कोशिका से CO2 को फेफड़ा तक लाना। तो इस परिवहन को, ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कहते हैं, गैसों का परिवहन कहते हैं, गैसों का परिवहन कहते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में हेमोग्लोबिन के द्वारा होता है। देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है वो किसके द्वारा जाता है, हेमोग्लोबिन। अब इस डायग्राम में देखो, ये हो गया आपका वायु कोश हो गया, कौन सी हो गया, वायु कोश हो गया, कुटिका हो गया। तो यहाँ पर ये वाला डायग्राम जो देख रहे हैं ना, ये कुटिका को दिखाया गया है। इसमें से समझ लो कि आपका ये कुटिका हो गया, ये वाला वायु कोश हो गया, एल्वियोली हो गया, ये वाला देख रहे हो ना। अच्छा, इसके चारों ओर जो है ना, ये रक्त कोशिका हो गया। जो ये मोटा आपको दिखाया गया ना, ये मोटा आपको दिखाया गया, ये वाला ये हो गया रक्त कोशिका। और ये जो देख रहे हो ना, ये वाला हो गया कुपिका। क्या हो गया, कुपिका हो गया, ये वाला वायु कोश हो गया। इस मान लो ये वाला चीज आपका हो गया, ठीक है। इसके चारों ओर कुछ इस तरह का रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा हुआ होता है, जिसमें ब्लड होता है। क्या होता है, ब्लड होता है। अब होता क्या, ध्यान से देखो, तुमने वायु को इसमें स्टोर किया हुआ है, तो वायु का मतलब हो गया कि इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है कि नहीं। अच्छा, तो नाइट्रोजन तो एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि ब्लड के अंदर जो होता है ना, हेमोग्लोबिन होता है, और हेमोग्लोबिन जो होता है ना, उसका सबसे प्यारा होता है ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे प्यारा क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब इसके दो फ्रेंड होते हैं, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ तक तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आया नहीं है। यदि कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए, जैसे
प्रदूषण से, जैसे क्या कहते हैं, आप धुआं वगैरह होता है, आप कुछ जलाते हो, पॉलिथीन वगैरह जलाते हो, टायर वगैरह जलाते हो, या बाइक वगैरह चलाते हो, उसमें जो धुआं निकलता है, उस धुआं में से कार्बन मोनोऑक्साइड, सिगरेट वगैरह पीते हो उसमें क्या रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड यदि आपके आपके श्वसन प्रक्रिया के दौरान यदि वायु कोश में आ गया, तब ये हेमोग्लोबिन जो है ना, सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड को भी ले लेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड को जब ये ले लेगा तो कोशिका तक पहुंच, क्या काम है कोशिका तक पहुंचाना, तो कोशिका तक क्या करेगा, पहुंचा देगा। और उस स्थिति में वो जा करके हमारे कोशिका को क्या कर देगा, डैमेज कर देता है। क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। इसीलिए इन सभी चीजों से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। तो चलो फिलहाल हमारा काम है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या है कि ये वायु में जो भी गैसों का जो मिश्रण है, तो सभी को छोड़ करके ये ऑक्सीजन को ले लेगा। और ऑक्सीजन को अब लेने का मतलब कौन सी होता है, विसरण के द्वारा ये ऑक्सीजन यहाँ से आकर के इसमें मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि इसके अंदर होल होता है जो रीच करके ऑक्सीजन चला गया, नहीं, विसरण के द्वारा घुल मिल जाने की प्रक्रिया। और अभी हम बताएं कि रक्त कोशिका जो होता है ना, बहुत पतला होता है, जिससे विसरण का काम आसानी से हो सके। तो ये O2 जो होता है ना, ये O2 आकर के इस ब्लड में क्या हो जाता है, मिल जाता है। और इस ब्लड में कौन O2 को कौन लेता है, हेमोग्लोबिन। कौन लेता है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ही ब्लड को लेता है। और ब्लड, हेमोग्लोबिन ब्लड से मिल करके बना देता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सीजन विसरण के द्वारा कहां पर आ गया, रक्त कोशिका में आ गया। इसमें क्या चीज है, हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिल करके बना देता है HbO2। Hb का मतलब हेमोग्लोबिन हो गया, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब वो लेकर के चला कहाँ चला जाता है, कोशिका में चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है, कोशिका में चला जाता है। और फिर कोशिका में जाएगा, तो इसी तरह सपोज मान लो कि ये कोशिका हो गया, सेल हो गया, तो फिर ये क्या करता है, इसको कोशिका को फिर विसरण के द्वारा कोशिका को O2 दे देता है, और वहां पर CO2 बना रहता है। तो फिर वो CO2 लेकर के, देखो यहाँ पर एरो का चीज लिखाया गया है, ये ब्लू से हम बोले थे ना कि ब्लू जहां पर दिखो समझ जाना CO2 है। कौन सी है, CO2 है। CO2 युक्त ब्लड है, मतलब फिर वहां से हेमोग्लोबिन जो होता है ना, फिर वहां से देखो, अब फिर प्रक्रिया समझो। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिल करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाया, अब वो लेकर के चला गया कहाँ पर, कोशिका में। तो कोशिका में जब जाता है ना, तो कोशिका में वो नहीं जाता है, कोशिका के वो नजदीक जाता है, कोशिका से के नजदीक जाता है। इस तरह से ये कोशिका के बगल से होकर के गुजरता है। तो जब बगल से होकर के गुजरता है ना, तो फिर ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन किसमें टूट जाता है, ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन में टूट जाता है। और ऑक्सीजन फिर विसरण के द्वारा कोशिका में चला जाता है, तो सिर्फ प्योर हेमोग्लोबिन बच गया। और कोशिका में जो CO2 बना रहता है ना, वो फिर विसरण के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा फिर आकर के आपका कहाँ पर मिल जाता है, रक्त कोशिका में आकर के मिल जाता है। किसमें मिल जाता है, रक्त कोशिका में मिल जाता है। और फिर मतलब हेमोग्लोबिन से आकर के मिल जाता है। अब फिर जो होता है, फिर आपका जो होता है वो ऑक्सी कार्बो क्या कहते हैं उसको, जैसे ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाया ना, तो वो बनाएगा कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना देगा। क्या बना देगा, कार्बोक्सी। अब फिर वो लेकर के आएगा, तो ये ब्लड देख रहे हो उधर से आ रहा है, कोशिका से लेकर के ब्लड इधर से आ रहा है। तो इस ब्लड में कौन सी है, CO2। अब ये CO2 फिर जो होता है ना, ये विसरण के द्वारा ये कोशिका के अंदर चला जाएगा, और फिर इसमें से O2 ले लेगा। इस तरह से ये ब्लड जो होता है ना, ये हेमोग्लोबिन जो होता है ना, ऑक्सीजन को ले जाता है और CO2 को क्या होता है, लाता है। अब विसरण की सहायता कोशिका के अंदर छोड़ देता है, अब फिर ये नासा द्वार के द्वारा CO2 क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये प्रक्रिया जो होता है ना, कंटिन्यू चलते रहता है। ये प्रक्रिया तब तक चलेगा जब तक आपके लंग में खराबी नहीं आएगा, या आपका हार्ट जो है ना वो खराब नहीं हो। क्योंकि इसको ले जाने और ले जाने का काम जो होता है ना, ये फेफड़े के अंदर उतना कैपेसिटी नहीं होता है कि ये पंपिंग करके और कोशिका तक ब्लड को पहुंचा सके। तो आखिर इस ब्लड को यहाँ से वहां ले कौन जाएगा, इसके लिए होता है हार्ट। क्या होता है, हार्ट होता है, हृदय होता है। वही पंपिंग ऐसे करता है, ऐसे पंपिंग करता है, तो ब्लड जो होता है ना कोशिका तक जाता है। तो वो पंपिंग करना छोड़ देगा, इसका मतलब ब्लड कोशिका तक नहीं पहुंच पाएगा, और कोशिका भूखे चिल्लाते चिल्लाते क्या हो जाएगा, मर जाएगा। मतलब ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब CO2 जो उधर से आता है ना, अब उसमें भी ये होता है कि टोटल CO2 को हेमोग्लोबिन लेकर के नहीं आता है,
CO2 को हेमोग्लोबिन लेकर नहीं जाता है, इधर से तो टोटल ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन ही लेकर के जाता है, लेकिन उधर से जब CO2 आता है ना, तो टोटल जितना आपका कोशिका में CO2 बना, उन सभी को हेमोग्लोबिन लेकर के नहीं आता है। उसमें कुछ पार्ट्स है, जैसे देखो हेमोग्लोबिन जो होता है मात्र CO2 का 10 से 20% ही फेफड़े तक लाता है, कितना तक लाता है, कितना लाता है। उसके अलावा ब्लड में प्लाज्मा होता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा जो होता है ना, ब्लड में ही होता है, तो प्लाज्मा 60% जो होता है ना, वो हेमोग्लोबिन का 60% लाता है। और ब्लड के अंदर ही बाइकार्बोनेट होता है, तो वो जो होता है ना CO2 का 70% लेकर के आता है। अब इतना क्लियर हो गया कि हेमोग्लोबिन जो होता है, टोटल CO2 जो बन रहा है कोशिका में, उन CO2 को सिर्फ हेमोग्लोबिन नहीं लाता है फेफड़े तक। उसमें लाने के लिए कितने भाग लेते हैं, 3 चीजें भाग लेता है। हेमोग्लोबिन कितना परसेंट लाता है, प्लाज्मा कितना, और बाइकार्बोनेट जो होता है 70%। तो सबसे ज्यादा हेमोग्लोबिन का वाहक कौन हो गया, बाइकार्बोनेट। कौन हो गया, बाइकार्बोनेट के द्वारा ही अधिकतर CO2 जो होता है वो हमारा एल्वियोली तक आता है, इतना तक आता है, याद रहेगा। अब अगला जो टॉपिक्स होगा हमारा वो होगा कि अब ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, कोशिका में जाता है, तो वहां पर क्या होता है। अब वहां पर खेल होता है एनर्जी निकालने का। वहां पर तो ग्लूकोज गया हुआ है, अब उस ग्लूकोज से एनर्जी कैसे निकलता है, ये ऑक्सीजन कैसे वहां से एनर्जी को रिलीज करता है, अब वहां पर क्या क्या होता है, तो इन चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। अभी तो ऑक्सीजन गया आपका कोशिका में, एनर्जी की तो बात हमने नहीं किया, अभी तो ग्लूकोज वहां पर स्टोर है आपका कोशिका में। अब ये ऑक्सीजन वहां से एनर्जी को कैसे रिलीज करेगा, उस कोशिका के अंदर क्या ऐसा चीज चलता है, तो उसके अंदर भी बहुत इंटरेस्टेड चीजें होती है जो आपके सेल के अंदर चलता है, और तब जाकर के एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, हाँ सेल के अंदर। ठीक है, अभी तो ये हुआ कि वायु लेते हैं, कहाँ कैसे जाता है, ऑक्सीजन कैसे जाता है, CO2 कैसे आता है। अब CO2 कैसे ज्यादा बन गया, ऑक्सीजन कैसे घट गया, ये जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में